हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करेंगे, कल जैसे अपनों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है संधारित्र का, उसका जो तुल्य धारिता आई तो कितनी आई थी श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, सी तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/Cn। ये अपने को क्या मिली थी, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो कितना होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में डैश 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 प्लस में 1/C1। इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट अपने पास, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दोबारा बता देता हूं, संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम जो संयोजन था उसमें अपने तुल्य धारिता का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/C1। इस फॉर्मूले के ऊपर स्पेशल पॉइंट है कुछ। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, अपने देखो क्या दिया हुआ है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता। ये रही अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त तुल्य धारिता सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। बात समझाए, आपको बताऊंगा आपको इसको डिटेल में। दोबारा देखो, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। इस संयोजन का उपयोग उपलब्ध संधारित्र से भी कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास 3 संधारित्र दिए हुए हैं, ठीक है। पहले संधारित्र की धारिता मान ली मेरे पास 2 फैरेड है, दूसरे संधारित्र की धारिता 4 फैरेड प्राप्त होगी मान लिया मैंने, और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 मान ली मैंने 6 फैरेड अपने पास, ठीक है। 3 संधारित्र दिए हुए हैं, 2 फैरेड 4 फैरेड 6 फैरेड, तीनों की धारिता। अब तीनों संधारित्र को मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया कुछ इस प्रकार। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। पहले संधारित्र की धारिता 2 फैरेड, दूसरे संधारित्र की धारिता 4 फैरेड और तीसरे संधारित्र की धारिता 6 फैरेड अपने पास। अब देखो, इस फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। मतलब जो अपने को सबसे कम धारिता कितनी दी हुई है, 2 फैरेड दी हुई है। जो तुल्य धारिता प्राप्त होगी इस 2 फैरेड से भी कम धारिता का अपने को संधारित्र की धारिता प्राप्त होगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो, इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। 1/C तुल्य 1/2 1/4 1/6। एलसीएम कितना आ गया 12 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/C तुल्य, ठीक है। यहां पे कितना आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया 6 और 3 कितने हो गए 9 11/12, ठीक है। अब सी तुल्य की बात करूं, अगर ऊपर ले जाऊं सी तुल्य को तो क्या लिख सकता हूं, उल्टा कर दिया तो 12/11। इसको डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग अपने को कोई तुल्य धारिता प्राप्त होगी। मतलब सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी अपने को जो तुल्य धारिता होती है वो कम प्राप्त होती है। तो ध्यान देना, अगर अपने को कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है, मतलब 3 या 4 कोई धारिता के संधारित्र दिए हुए अपने को और उनकी तुल्य धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता से जो संधारित्र मिलेगा अगर उसकी धारिता अपने को कम चाहिए तो अपने कौन सा संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। दोबारा बता देता हूं, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। देख लो, सबसे कम कितना था 2 और अपने को क्या मिल रही है, जो धारिता तुल्य धारिता 1 पॉइंट समथिंग मिल रही है, ठीक है। अतः इस संयोजन का उपयोग उपलब्ध संधारित्र से भी कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं, यदि n एक समान धारिता के संधारित्र है, मतलब n संधारित्र दिए हैं और उन सभी की धारिता क्या है, समान है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो देखो सभी की धारिता क्या है, C मान ली मैंने, तो 1/C C1 प्लस C2 होता है, तो सभी की धारिता क्या है, सेम है। और कितनी बार है, n बार दी हुई है, तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/CS का मतलब होता है तुल्य धारिता इक्वल्स टू n बार है तो n/में
सी, या क्या लिखता हूं सी एस की वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर दूंगा सी अपॉन में एन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, श्रेणी क्रम में लगे सभी संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। ये मैंने आपको कल बता दिया था, चाहे उनकी धारिता कुछ भी दे रखी हो, आवेश की मात्रा क्या रहेगी, सभी संधारित्रों पर समान रहेगी। चौथा पार्ट क्या दिया है, देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पार्ट दिया हुआ है, ध्यान देना। 3 संधारित्र दिए हुए हैं, पहले संधारित्र की मोटाई T1 है, दूसरे की T2, तीसरे की T3 है। ठीक है, और तीनों में अलग अलग परावैद्युतांक के माध्यम भरे हुए। मान लो पहले संधारित्र में एप्सिलॉन परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया, दूसरे में एप्सिलॉन R2 का, और तीसरे में एप्सिलॉन R3 का। अब देखो मान लो ये 2 संधारित्र नहीं है, सिर्फ एक ही संधारित्र की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो तो अपने को पता है जो धारिता होती है वो क्या होती है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। ठीक है, और तीनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो समान है। तो इस प्रथम संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, यहां पे मैं बता देता हूं, C1 इक्वल्स टू सभी प्लेटों का क्षेत्रफल A है एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R1, और मोटाई कितनी दी हुई है T1। इसी प्रकार इन दोनों का निकाल लेंगे। तो देखो इस स्थिति में 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं जिनकी मोटाइयां T1, T2, T3 है। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि 3 संधारित्र दिए, तीनों में अलग अलग परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है। तो प्रथम संधारित्र की धारिता क्या होगी, C1। A एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक कितना था एप्सिलॉन R1, और बीच की दूरी कितनी थी प्लेटों के T1। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C3 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में T3। ठीक है, तीनों प्लेटों की क्या आ गई अपने पास धारिता आ गई, और तीनों प्लेटों की धारिता को मैं समीकरण 1 में पुट कर दूंगा। तो 1 अपॉन में CS क्या आ गया, C1 की वैल्यू कितनी थी, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 T1। इसी प्रकार यहां पे C2 की वैल्यू पुट कर दी और C3 की वैल्यू पुट कर दी। देखो 1 अपॉन में T1 है तो T1 कहां चला जाएगा, ऊपर चला गया, T2 भी ऊपर चला गया और T3 भी ऊपर चला गया। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो सभी में 1 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, सभी में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो 1 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट मैंने बाहर निकाले, अंदर कितना रहेगा T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो CS जो तुल्य धारिता होगी, देखो 1 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया, ऊपर चला गया, और ये सारी की सारी वैल्यू कहां गई, नीचे आ गई। T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन, मतलब जो A एप्सिलॉन नॉट है ना इसके पूरे के अपॉन में लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट। तो A एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया, ऊपर, और ये सारी की सारी वैल्यू कहां आ गई, नीचे आ गई। तो ये आ गई अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता जब प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक माध्यम का क्या हो, पदार्थ बड़ा हो। अब करते हैं अपने संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, और जिसको अपने पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। तो क्या होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, आइए देखते हैं। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान क्या हो, समान हो, तो उसे समांतर क्रम का संयोजन बोलते हैं। और अपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान क्या था, अलग अलग था, क्योंकि वो सारे संधारित्र अलग अलग बिंदुओं पर क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। पर श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या था, समान था। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, विभवांतर का मान समान रहता। कैसे समान रहेगा हम अपने डायग्राम पे डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं। देखो यदि संधारित्र को इस प्रकार संयोजित करें कि उन सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को, मतलब कितने भी संधारित्र ले ले, जो संधारित्र की प्रथम प्लेट होगी वो किसी एक बिंदु से, मतलब जितने भी संधारित्र लियो उन सभी की प्रथम प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए, तथा द्वितीय प्लेट को भी किसी एक अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है, तो इस संधारित्र को समांतर क्रम का संयोजन बोलते हैं इस युग। ठीक है, तो अब देखो
ये डायग्राम दिखाया है मैंने आपको। यहां पे 3 संधारित्र दिखाए हैं। देखो, पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 और तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता C3 है। इन संधारित्र को आवेशित करने के लिए मैंने यहां पे एक बैटरी जोड़ रखी है जिसका वोल्टेज V है। ठीक है, और अपने को पता है जो आवेश का स्थानांतरण होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। देखो, जब आवेश मान लो यहां से 2 कूलम आवेश चल रहे हैं, एक बात मान ले अपने, मान लो इस सेल से 2 कूलम आवेश निकला, यहां पे जब P पॉइंट से आगे जाएगा तो उसके पास कितने रास्ते मिलेंगे? 3 रास्ते मिलेंगे। मतलब 2 कूलम का कुछ हिस्सा इस वाले रास्ते पे जाएगा, कुछ इस हिस्से में जाएगा, कुछ इस हिस्से में जाएगा। मतलब तीनों संधारित्र पर जो आवेश का मान है वो क्या अलग अलग जा रहा है। मतलब 3 रास्ते मिल गए उस आवेश को चलने के लिए। ठीक है, तो तीनों संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, और अगर यहां पे देखो कितना आवेश जा रहा था? 2 कूलम। अगर बात करें इस संधारित्र पे आवेश, इस संधारित्र पे आवेश, इस संधारित्र पे आवेश, जो तीनों आवेश का योग होगा किसके इक्वल आएगा? जो यहां से आवेश निकल रहा है, मतलब 2 कूलम के बराबर होगा। मान रहे हैं एक बार, मतलब अगर यहां से Q कूलम आवेश निकल रहा है, मान लो इस पे Q कूलम आवेश निकला, मान लो Q1 इस संधारित्र पे चला गया, Q2 इस संधारित्र पे चला गया और Q3 इस संधारित्र पे चला गया। जो तीनों संधारित्र पर कुल आवेश होगा वो इस Q के इक्वल होगा। मतलब इस संधारित्र पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 आवेश है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहां पे जो Q1 आवेश इसके अंदर, Q आवेश इसके अंदर जा रहा है उसके इक्वल होगा। मतलब आवेश का मान इसमें क्या होगा? नियत नहीं रहेगा। सभी संधारित्र पर क्या होगा? अलग अलग होगा। यह बात आपको एक बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी आवेश वाली, आशा करता हूं। अब सेकंड बात करते अपने विभवांतर पे। और आप सभी को पता है विभवांतर क्या होता है? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर। तो पहला संधारित्र किन किन बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है? देखो, P और Q के बीच जुड़ा हुआ है। तो मान लिया इस संधारित्र पर विभवांतर मान लिया VP माइनस VQ। दूसरा संधारित्र भी किन बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है? P और Q में। यहां पे भी कितना आएगा? VP माइनस VQ। तीसरा संधारित्र वो भी किन बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है? P और Q के। तो यहां पे भी विभवांतर कितना होगा? VP माइनस VQ। मतलब जो तीनों संधारित्र है उसकी जो प्रथम प्लेट देखो एक ही बिंदु से है और द्वितीय प्लेट भी क्या है? एक ही बिंदु से है। तो सभी संधारित्र हैं वो एक ही बिंदु से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां इन प्लेटों पर जो विभवांतर होगा वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें आवेश नियत रहता है, विभवांतर अलग अलग होता है। और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है उसमें विभवांतर तो नियत रहता है और आवेश नियत नहीं रहता है। आपको यह बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं। देखो, चित्रानुसार 3 संधारित्र दिए हुए थे जिनकी धारिता C1, C2, C3 है और इन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। समांतर संयोजन में लगे तीनों संधारित्रों की प्लेटों के मध्य, जो 3 संधारित्र है इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। परंतु प्लेटों पर जो आवेश का मान है वो तीनों प्लेटों पर क्या है? अलग अलग है। देखो, पहली प्लेट पर जो आवेश दिखाया वो कितना है? Q1 आवेश है, दूसरी प्लेट पे Q2 और तीसरी प्लेट पे Q3 आवेश है। तो अब देखो यहां पे अपने को विभवांतर तो पता है तीनों प्लेटों के बीच में क्या है? समान है। और धारिता क्या है? C1, C2, C3। तो अपने क्या निकालेंगे? इस पहली प्लेट पर कितना आवेश है, दूसरी प्लेट पर कितना आवेश है, तीसरी प्लेट पर कितना आवेश है। और अपने को जो धारिता होती है C बराबर Q अपोन में V होती है। तो Q क्या होता है? आवेश। V क्या होता है? विभवांतर। और C क्या होती है? धारिता। तो आवेश का मान अपने कहां से निकालेंगे? Q बराबर C V से। इस फॉर्मूले से अपने तीनों प्लेटों पर क्या कर लेंगे? आवेश का मान निकाल लेंगे। प्रथम संधारित्र की प्लेट पर कितना आवेश माना था? Q1। उस पर धारिता कितनी थी? C1। और विभव तो क्या था? सभी प्लेटों पर समान है तो V कर दिया। तो Q1 बराबर कितना आ गया? C1 V। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की प्लेट पर कितना आवेश था? Q2। धारिता कितनी थी? C2। और विभवांतर सभी प्लेटों के बीच में, विभवांतर या विभव एक ही बात है, समान था। तो Q2 बराबर कितना हो गया? C2 V। इसी प्रकार तृतीय प्लेट की संधारित्र पर आवेश कितना हो जाए? Q3 बराबर C3। धारिता होगी, V क्या हो गया? विभव हो गया। तो तीनों प्लेटों पर कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? अपने तीनों प्लेटों पर कुल आवेश होगा, अलग अलग प्लेटों के आवेश को क्या कर देंगे? अपने जोड़ देंगे तो तीनों प्लेटों पर कुल आवेश आ जाएगा। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये आ गया तीनों प्लेटों पर कुल आवेश। इनकी वैल्यू पुट कर दी C1V प्लस C2V प्लस C3V। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो तीनों में V क्या है? कॉमन, तो बाहर ले आओ भाई इसको। चलो
तो अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। और अपने को पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है, अभी बताया था मैंने। तो इस Q बराबर CV की वैल्यू इक्वेशन 4 में मैंने पुट कर दी, तो CV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V क्या हो गया, कैंसर। तो तुल्य धारिता कितनी प्राप्त हुई समांतर क्रम संयोजन में, C1 प्लस C2 प्लस में C3। इसी प्रकार मान लो n संधारित्र जुड़े हो समांतर क्रम संयोजन में, तो धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn। तो ये आ गई अपने पास समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता। और श्रेणी क्रम संयोजन में भी तुल्य धारिता निकाली थी, वो क्या हुई थी, 1 अपोन में C1 प्लस 1 अपोन में C2, इस प्रकार 1 अपोन में Cn आ गई थी। ठीक है, तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, जो समांतर क्रम संयोजन इन सभी संधारित्रों से अपने एक संधारित्र बनाएंगे, उसकी जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, दिए गए संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होगी। मान लो 3 संधारित्र दिए जिनकी धारिता C1 C2 C3, उन तीनों के योग के क्या हो जाएगी, धारिताओं के योग के बराबर हो जाएगी। अगर n दिए तो n के योग के बराबर हो जाएगी। अब जैसे अपन श्रेणी क्रम संयोजन में स्पेशल पॉइंट पढ़े थे, वैसे क्या करेंगे समांतर क्रम संयोजन में भी अपने स्पेशल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखना, समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn। स्पेशल पॉइंट क्या है समांतर क्रम संयोजन के, पहला पॉइंट देखो, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता अधिकतम संधारित्र की धारिता से भी, अधिकतम संधारित्र के, यहां पे संधारित्र नहीं धारिता से भी अधिक प्राप्त होती है। जो संधारित्र की अधिक धारिता होगी समांतर क्रम संयोजन में, जो तुल्य धारिता होगी उस अधिक धारिता से भी क्या होगी, अधिक प्राप्त होती है। तो इस संयोजन का उपयोग धारिता बढ़ाने में किया जाता है। देखो इस संयोजन का उपयोग किसमें करते हैं, धारिता बढ़ाने में। और श्रेणी क्रम का क्या करते हैं, अपनी धारिता घटाने में, क्योंकि जो मिनिमम अपने पास धारिता वाला संधारित्र था उससे कम धारिता वाला अपना तुल्य धारिता प्राप्त हो रही थी। और संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो अधिकतम धारिता का संधारित्र है उससे अधिक धारिता की अपने को तुल्य धारिता प्राप्त होगी। जैसे देखो C1 बराबर अपने को 2 फैरेड दी हुई धारिता, और C2 बराबर 4 फैरेड, और C3 बराबर 6 फैरेड की 3 धारिताओं के संधारित्र दिए, और तीनों क्या जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य धारिता प्राप्त होगी। अपने को जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो तुल्य धारिता कितनी होगी, 2 प्लस 4 प्लस 6, कितनी 12 फैरेड की धारिता अपने को प्राप्त होगी। यही मैंने बताया था कि जो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता होती है वो अधिकतम धारिता कितनी थी, 6 फैरेड से भी अपने को क्या प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है। तो ध्यान देना, अगर संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो किस क्रम में संयोजन करेंगे, समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। अगर धारिता को कम करना है तो श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में अपने तीनों यही लेके चले थे, 2 फैरेड 4 फैरेड 6 फैरेड। तो तुल्य धारिता अपने को 1 पॉइंट समथिंग प्राप्त हुई थी श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में देखो 12 फैरेड प्राप्त होती है। तो समांतर क्रम संयोजन में धारिता को बढ़ाया जाता है और श्रेणी क्रम में धारिता को कम किया जाता है। जो इसकी मिनिमम धारिता होगी उससे कम धारिता का संधारित्र अपने को मिलेगा, और समांतर क्रम में अधिक धारिता से भी अधिक धारिता का अपने को तुल्य संधारित्र मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस संयोजन में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या रहता है, एक समान रहता है। ये तो मैंने आपको बात बता दी है। ठीक है, तीसरी बात, यदि n एक समान धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो तुल्य धारिता होगी C प्लस C n बार C आएंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, NC लिख दिया, जो तुल्य धारिता होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, P मतलब पैरेलल, वहां पे क्या था CS, S मतलब सीरीज के अंदर। अब चौथा पॉइंट, वही बहुत बढ़िया बात है, चौथा पॉइंट भी 3 समांतर प्लेट संधारित्र दी हुए हैं। ठीक है, पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3, तीनों में अलग अलग परावैद्युतांक का माध्यम पूर्णतः भरा हुआ है। पहले में एप्सिलॉन R1, दूसरे में एप्सिलॉन R2, तीसरे में एप्सिलॉन R3, और तीनों संधारित्रों के बीच की दूरी समान है, और इनका क्षेत्रफल मैंने क्या ले लिया, अलग अलग ले लिया। पहली प्लेट का क्षेत्रफल A1, दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल A2, तीसरी प्लेट का क्षेत्रफल A3। और तीनों संधारित्र देखो, पहली प्लेट तो एक बिंदु से और दूसरी प्लेट अन्य बिंदु से जुड़ी हुई है। तो अब देखेंगे इस समांतर प्लेट जो संधारित्र था अपना, इस पर
धारिता की वैल्यू कितनी होगी, इस पर धारिता की वैल्यू कितनी होगी और इस पर धारिता की वैल्यू कितनी आएगी। देखो यदि संधारित्र प्लेटों के मध्य समान मोटाई डी के एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक वाले पदार्थ भरे हुए हैं, इन्हें समांतर क्रम में क्या हुआ है, जोड़ा गया है। यहां A1, A2, A3 परावैद्युतांक पट्टियों का क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब इनका क्या है, पट्टियों का क्या है, क्षेत्रफल है। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी होती है, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस में C3। इसको मैंने इक्वेशन 1 पुट कर दी। अब प्रथम संधारित्र की धारिता जब उनमें परावैद्युतांक पूर्णतः भरा हो तो अपने को धारिता क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। तो यहां देखो पहली प्लेट का क्षेत्रफल A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 उसका परावैद्युतांक पदार्थ का हो गया और बीच की दूरी D। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की धारिता C2, द्वितीय प्लेट जो द्वितीय संधारित्र है उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 D। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र का अपने निकालेंगे और तीनों को क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो तुल्य धारिता होती है समांतर क्रम संयोजन में, वो क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस में C3। इन तीनों की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। और देखो सभी में एप्सिलॉन और D क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाले तो अंदर क्या रहेगा, A1 एप्सिलॉन R1, A2 एप्सिलॉन R2, A3 एप्सिलॉन R3। तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक पदार्थ का माध्यम भरा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो तुल्य धारिता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3 प्लस। तो ये था अपने पास समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता और श्रेणी क्रम संयोजन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दोनों टॉपिक अपने अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में उसमें बताइए जी। थैंक यू।